नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की जो श्रृंखला हमारी है वो आपके बसौली शैली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने बसौली शैली क्या है, पहाड़ी शैली क्या है, हमने उस पर विस्तार पूर्वक हमने उसे पढ़ लिया है। तो आज इन श्रृंखलाओं से संबंधित प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बन सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन बनता है कि बसौली शैली की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष से बसौली शैली की स्थापना की शताब्दी में मानी जाती है, तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना जो मानी जाती है वो 8वीं शताब्दी में आपकी बसौली शैली की स्थापना मानी जाती है। अब मैं कहूँ एक चीज, बसौली शैली की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो रही है उस पर आप अपना ध्यान आकर्षित कीजिए। देखिए, चंबा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ। अगर चंबा में एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, अगर उसके अभिलेख के आधार पर अगर हम बात करें चंबा शैली की, तो चंबा शैली एक स्वतंत्र रियासत के तौर पर रही। ये जो रियासत थी ये कभी गुलाम नहीं रही, ये स्वतंत्र रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखे इसने। और इस जो रियासत की अगर मैं बात करूं, जो ये रियासत थी ये जो स्वतंत्र रूप से कब बनी, कभी क्वेश्चन बनता है, तो ये जो स्वतंत्र रूप से जो ये बनी, ठीक है, ये आपकी 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य ये शैली क्या हुई, उदय हुई इस शैली की। अगर मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से संपूर्ण भारत में जिस प्रकार से मुगलों का अधिकार रहा, कुछ ऐसा क्षेत्र रहे भारत में जो स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र थी। अगर मुगलों का इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं थी। ये क्यों नहीं थी? आप सभी को पता है कि भैया, जब मुगलों का जो शासन रहा संपूर्ण भारत में ये रहा, तो कुछ ऐसी छोटी छोटी रियासतें थी जहां पर जो मुगल थे, मुगलों ने इन रियासतों को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि जो ये रियासत के जो सरदार रहे या कहीं जो राजा रहे, तो वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं जो ये राजा थे वो कहीं ना कहीं आपके जो मुगलों की कहीं ना कहीं चाटुकारिता करते थे। मुगलों से इनका बहुत बेहतरीन संबंध था। अगर कहीं पर मुगलों को अपने युद्ध में कहीं पर सेना की जरूरत पड़ती थी या उनको कहीं पर हेल्प की जरूरत पड़ती थी, तो बसौली शैली के जो रियासत के जो राजा जो शासक रहा करते थे, तो ये कहीं ना कहीं मुगलों को कहीं ना कहीं सहायता ये क्या करते थे। इसी से खुश होकर मुगल इन रियासतों की तरफ ज्यादा ध्यान अग्रसर नहीं करते थे। अगर हम पहाड़ी शैली की अगर बात करें, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो जहांगीर था, जहांगीर भी क्या हुआ, आप समय समय पर ये जो पहाड़ी रियासतों की अगर बात करें, जहां पर हम पहाड़ी शैली की बात करते हैं, तो इन रियासतों की तरफ क्या करते थे, ये कहीं ना कहीं भ्रमण करने जाते थे। आज जैसे हम हिल स्टेशनों की तरफ जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने, कहीं ना कहीं ये जो मुगल शासक थे ये भी क्या किया करते थे, उस टाइम पर अपने परिवार के साथ या अपनी बेगमों के साथ इन हिल स्टेशनों पर क्या करते थे, समय बिताने के लिए जाया करते थे। और वहां पर भी एक छोटा सा ये क्या किया करते थे, अपना एक छोटा महल बनाया करते थे। मगर ये जो रियासतें थी, अगर हम बसौली शैली की रियासतें की, तो ये जो प्रसाद पर्यटन तक कहें, जो ये चाटुकारिता जो ये मुगलों की करते थे, उसकी वजह से ये जो रियासतें थी ये स्वतंत्र रूप में ये रहा करती थी। अगर हम बात करें कि जो बसौली शैली है, ठीक है, अब बसौली शैली किसके शासक अपने आप को मानते हैं? बसौली शैली के जो वंशज हैं अपने आप को वंशज किसके वंशज मानते हैं? अगर कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ये लोग अपने आप को पांडवों के क्या मानते थे? वंशज अपने आप को ये माना करते थे। हम ये कहते थे कि भैया हम तो पांडवों के वंशज हैं और हम पांडवों की संतान के रूप में अपने आप को ये लोग माना करते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा, जैसे आपने जर्मनी में देखा, जो एडोल्फ हिटलर जो नाजीवाद का जो संस्थापक अगर हम जिसके कहें, वो जर्मनी में जिस प्रकार से इसने यहूदियों को बहुत अधिक तौर पर यहूदियों का कत्लेआम कर दिया था। ये कहता था कि मैं प्योर आर्यन ब्लड को सपोर्ट करता हूं। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने आप को क्या करते थे, जो पांडव के वंशज अपने आप को मानते हैं। कहीं ना कहीं इनका संबंध कहते थे कि हमारे जो खून में जो रक्त बह रहा है वो कहीं ना कहीं पांडवों से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं अपने संतान इनको माना करते हैं। अब अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, ये देखिए बसौली शैली में एक महत्वपूर्ण चीज है, कुल्लू के राजवंश की अगर बात करूं, राजवंश जो थे वहां का जो राजकुमार किसे माना जाता है? देखिए, कुल्लू का एक राजा था, कुल्लू के जो राजवंश की अगर बात करें तो वहां का जो राजकुमार था उसका नाम क्या था? भोग
पाल, ठीक है। ये भोपाल, आप ये जानते होंगे भोपाल कि ये इसका शासनकाल कब रहा, तो आपको पता होना चाहिए 1765 का इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। और यही जो बंदा था, अगर मैं बात करूं, ये बसौली शैली का ये संस्थापक ये रहा, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का अगर हम बात करें तो संस्थापक के रूप में कौन था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको संस्थापक के रूप में आपका था बाबर था, ठीक है। जो मुगल काल की जो नींव रखी वो हुमायूं था, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो बसौली शैली की जो बसौली शैली की जो नींव रखी, जो संस्थापक जो रहा, वो आपका राजा जो राजकुमार था भोपाल ने आपके 1765 में इसकी नींव रखी। तो इसका संस्थापक के रूप में पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था, किसने इसका नींव रखी। और देखिए जो इसके द्वारा जहां पर इसकी नींव रखी गई थी, बाद में क्या हुआ था 1600, देखिए एक चीज बताता हूँ, इससे पूर्व में 1630 की जिक्र करता हूँ आपसे। 1630 में जो इसकी जो राजधानी थी ना, देखिए 1630 में इसकी जो राजधानी थी वो बेल्लौर करके था, बेल्लौर। ये बेल्लौर से इसको हस्तांतरण कहाँ कर दिया गया था, जो इसको बदलकर बेल्लौर से आप देखोगे 19 किलोमीटर दूरी पर, 19 किलोमीटर दूरी पर एक नदी बहती है, रावी नदी है, ठीक है। रावी नदी के किनारे पे रावी नदी, ठीक है। बेल्लौर से आप 19 किलोमीटर दूरी पर देखोगे, जो रावी नदी के दाहिने किनारे के समीप पर ये किसको स्थापित कर दिया, बसौली को ये स्थापित कर दिया, ठीक है। बसौली को स्थापित कर दिया, राजधानी को बदलकर बेल्लौर से आपकी रावी नदी के जो दाहिने छोर पर बसौली नामक स्थान पर इसको क्या किया गया था, इसको कर दिया था, ठीक है। ये याद हो गया होगा, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तक ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं आपके, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए इसी में महत्वपूर्ण है कि कृष्णपाल के बाद जो शासक कौन रहा। देखिए कृष्णपाल के बाद जो शासक रहा वो भूतपाल। देखिए कृष्णपाल के बाद कौन सा शासक रहा, आपको ये पता होना चाहिए, ये रहा भूपतपाल, ठीक है। भूपतपाल ये शासक रहा। इसके बाद कौन शासक रहा, कभी क्वेश्चन बने, ये क्या था इसका नाम, संग्राम पाल, ठीक है। पहला जो शासक रहा ये आपके कृष्णपाल रहा, दूसरा आपका भूतपाल ये रहा, तीसरा रहा संगपाल ये रहा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या रहे, बसौली शासक के शासक है। अगर मैं कहूं जो ये ग्रामपाल जो था, ठीक है, इसकी बात करूं, संग्रामपाल की अगर बात करूं तो इसने 1635, याद रखना 1635 जो मैं बता रहा हूं, 1635 से 1673 तक का क्या रहा, शासन रहा। इसने जो ये शासन इसने रहा है, तो ये जो ये गद्दी में बैठा कर जिसने ये राजपाट संभाला, ये सिर्फ जो संग्रामपाल जो रहा, इसने 12 वर्ष की आयु में क्या रहा, सिंहासन को क्या करा था, इसने संभाला था, याद रखिएगा। और ये जो ये था, ये बहुत ही सुंदर एक राजकुमार के तौर पे माना जाता था। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि भैया जो संग्रामपाल है, इसकी दारा शिकोह से क्या थी, अच्छी मित्र। अब दारा शिकोह कौन था, आप सभी को पता होगा कि भैया जो दारा शिकोह था, ये आपके जो शाहजहां का ये पुत्र था, ठीक है। शाहजहां का जो पुत्र था दारा शिकोह, तो इससे ये संग्रामपाल की क्या थी, बहुत अच्छी खासी इसकी क्या थी, दोस्ती ये हुआ करती थी। और ये अगर आप बात करूं, ये जो बंदा था, ये आपके जो मुगल चित्रकारों से बहुत अच्छी तरीके से क्या था, परिचित था। और कुछ जो चित्रकार थे वो बसौली शैली में भी आगे, क्योंकि इसकी जो मित्रता थी वो आपके दारा शिकोह के साथ थी। और इसी कारण से क्या हुआ, बसौली में इसकी मित्रता के कारण से जो मुगल चित्रकार थे, वो कुछ मुगल चित्रकारों को ये बसौली ले आया। और संग्रामपाल की अगर हम बात करें, बाद में
हिंदपाल की इसके बाद जो गद्दी में बैठा, वो इसके बाद संग्रामपाल के बाद जो गद्दी में बैठा वो हिंदपाल क्या हुआ, गद्दी में बैठा। हिंदपाल क्या था, एक बहुत अच्छा या कहें अगर देखा जाए तो शासक भी रहा। और हिंदपाल का एक चित्र आपको देखने को मिलता है। अगर आप कभी क्वेश्चन पूछाएगा कि जो हिंदपाल है उसका एक चित्र किस संग्रहालय में स्थित है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका जो ये चित्र बहुत शानदार इसका जो चित्र है, ये पटियाला संग्रहालय में क्या है, इसका एक चित्र सुरक्षित रखा गया है। आप अगर कभी पटियाला में जाओगे तो हिंदपाल का एक चित्र आपको यहाँ इसके संग्रहालय में आपको सुरक्षित देखने को मिलेगा। बहुत शानदार इसका ये चित्र है, ठीक है, याद रखिएगा। जो ये प्रश्न है ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछेगा। हिंदपाल के बाद उसका जो पुत्र था, हिंदपाल का जो पुत्र था ये जो कृपाणपाल के हम कहें कृष्णपाल, देखिए कृपाणपाल क्या है, इसके बाद कृपाल, ठीक है, कृपाणपाल क्या हुआ, आपके गद्दी में बैठा। कब बैठा, ये बैठा आपके 1650 में। ये क्या हुआ, गद्दी में बैठा। कौन बैठा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1650 में कौन गद्दी में बैठा, तो आपको बताना कृष्णपाल ये क्या हुआ, आपके गद्दी में बैठा। कृपाल ये क्या हुआ, गद्दी में बैठा 1650 में ये गद्दी में बैठा। और अगर बात करूं यहाँ पर आपको संसार चंद के समय में जिस प्रकार से कांगड़ा का स्वर्ण काल रहा, तो उसी समय अगर मैं बात करूं, आपको एक चीज बता दूं, जो संसार चंद के समय में, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है संसार चंद्र के समय में जो चित्रकला थी, आपके चित्रकला जो रही वो आपके स्वर्ण काल को ये प्राप्त हुई थी। और अब हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, आपको बता दूं, जो कृपाणपाल था इसके समय में भी चित्रकला, बसौली शैली की अगर बात करूं, बसौली शैली का भी जो चित्रकला रही वो आपके स्वर्ण काल को ये प्राप्त हुई थी। इसके शासन काल में स्वर्ण काल को ये प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा। क्योंकि कृपाल काल के जो समय में बसौली कहीं ना कहीं अपने जो उत्कृष्ट काल को ये प्राप्त हुई थी। और कृपाल की अगर बात करूं, ये जो राजा था कहीं ना कहीं कला प्रेमी के रूप में ये माना जाता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लिख लीजिए, ये कला प्रेमी के रूप में जाना था। और इसी के कारण से क्या हुआ है, बहुत से कलाकारों ने यहाँ पर क्या हुआ है, संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि अगर जब राजा किसी चीज में अगर दिलचस्पी दिखा रहा है, देखिए कोई राजा चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जिज्ञासु है या वो अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है, तो उसको देख के जो चित्रकार हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना जो अंदर की जो आर्ट है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। चित्रकार ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि इसने क्या करा, अपने शासन काल में जिस प्रकार के स्वर्ण काल की या कहें उत्कृष्ट काल में ये रही बसौली शैली, तो कृपाल की अगर बात करूं तो ये जो राजा था कला प्रेमी था। और इन्हीं के काल में क्या हुआ, कलाकारों ने अपने यहाँ इसने क्या कलाकारों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया। और कृपाल की अगर मैं कहूं, जो ये बंदा थी इसकी दो रानियां ये थी। आपको बताओ, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बसौली शैली का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी 2 रानियां थी, तो वो आपकी कृपाल ये व्यक्ति था जिसकी 2 रानियां था। एक जो थी बंदराल वो की थी, ठीक है, और दूसरी मनकोट की थी, ठीक है। एक जो रानी थी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, बंदराल की थी, दूसरी आपकी मनकोट की ये रानी थी। इसकी 2 रानियां थी, अलग अलग जगहों की ये थी, ठीक है। ये वहां की क्या थी, आपकी राजकुमारियां थी। तो इसकी कहने का मतलब है इसकी 2 बीवियां ये थी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी तरफ भी। अब कृपाल के समय में अगर कहें भानुदत्त कृति की एक सचित्र यहाँ पर क्या है, ये प्रति जिसे हम रसमंजरी कहते हैं, तो ये तैयार हुई। अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी समय में रसमंजरी का चित्रांकन ये हुआ, रसमंजरी, ठीक है, याद रखिएगा। ये रसमंजरी का जो चित्रण किया गया था वो किसके समय में किया गया था, वो आपकी कृपाल के समय में किया गया था, याद रखिएगा। और ये कब, किस वर्ष से किया गया था, ये जो किया गया था 1694 से 1695 के मध्य में किया गया था, ठीक है। रसमंजरी को कब किया गया था, 1694 से
1695 के मध्य में इस रसमंजरी का चित्रांकन इनके समय में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और उस समय इसके सचित्र प्रति यहाँ पर तैयार की गई। और इस शैली की अगर मैं बात करूं, बसौली शैली की, तो ये पहली चित्रित प्रति के रूप में ये निर्मित हुई। और इस प्रकार से बहुत ढेर सारे चित्रों का यहाँ पर निर्माण हुआ। चित्रकारों द्वारा देवदासी ने भी क्या किया, जो चित्रकार थे देवदासी ने भी क्या, कृपाल पाल के लिए यहाँ पर कार्य किया, याद रखिएगा। देवदासी ने, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवदासी ने भी क्या किया, कृपाल पाल के लिए यहाँ पर कार्य किया था। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि आचार्य अचर महोदय ने क्या कहता है, रसमंजरी की 3 प्रतियां यहाँ पर बनाई थी। देखिए, अचर करके आता है आचर ने जो रसमंजरी थी, जो रसमंजरी की क्या करी थी, यहाँ पर 3 प्रतियां यहाँ पर तैयार की थी, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोगों को ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भैया आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, आचर ने क्या करी थी, रसमंजरी की यहाँ पर क्या की थी, 3 प्रतियां यहाँ पर तैयार की थी। जो पहली प्रति थी इसकी अगर मैं बात करूं, ये पहली प्रति कहाँ है स्थित है, अगर कहें तो ये आपकी पहली जो प्रति है वो ये बोस्टन संग्रहालय, पहली जो प्रति है इसकी बोस्टन संग्रहालय आपके लंदन में है। ठीक है, ये जो थी आपकी जो प्रति मानी जाती है, जो पहली जो प्रति मानी जाती है, ये 1680 के आसपास ये पहली इसके प्रति जो रसमंजरी की जो प्रति बनाई थी 1680 के मध्य में, शताब्दी के मध्य में ये बनी थी। और दूसरी जो प्रति है वो कला भवन वाराणसी में क्या है, इसको स्थित है। देखिए, तो दूसरी है कला भवन वाराणसी में, कला भवन वाराणसी में है। ठीक है, याद देखिए। तीसरी जो है वो आपके डोगरा, ये डोगरा कला या फिर जम्मू के में क्या है, इसको सुरक्षित रखा गया। देखिए, वहां पर जो डोगरा कला है जम्मू में, ये जो रखी गई थी, आपको याद हो अगर आपने पढ़ा हो तो ये 1694 से 1695 के मध्य में इसको क्या किया गया था, इसकी जो प्रति थी ये यहाँ आपके रखी गई थी। और जो अगर बात करूं ये दूसरी प्रति, देखिए दूसरी प्रति कला भवन वाराणसी में और उसके बाद डोगरा कला भवन क्या बोलते हैं जम्मू में रखी गई। अब याद रखिएगा, जो तीसरी है वो आपके नूरपुर के वजीर का जो परिवार था कस्तूर भाई करके था, तो वहां पर लाला भाई जो थे उनके अहमदाबाद की जो संग्रहालय है वहां पर इसको संरक्षित रखा गया। और इस ग्रंथ की अगर मैं बात करूं, इसमें नायक और नायिका के जो विभिन्न रूपों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है बहुत शानदार तरीके से। जो रसमंजरी है, रसमंजरी के अंतर्गत जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो नायक है और जो नायिका है, इस नायिका और नायक का जो उसके विभिन्न स्वरूपों का, या कहें जो महिला है, अगर महिला को अगर हम नायिका के रूप में देखें, नायक के रूप में पुरुष को देखते हैं, तो उसमें इनके शानदार तरीके से इनके चित्रों का वर्णन किया गया है, इसमें उनका जिक्र किया गया बहुत शानदार। और कृपाल पाल कभी क्वेश्चन बनता है का कितने वर्ष तक ये राजा रहा, तो कृपाल पाल का जो 15 वर्ष के जो राजा रहा 15 वर्ष तक राज्य करने के बाद इसका जो पुत्र था, कभी क्वेश्चन पूछा गया कृपाल पाल का जो पुत्र था वो कौन था। ठीक है, इसका जो पुत्र था धीरज पाल, ये क्या हुआ था फिर गद्दी में बैठा। और देखिए, जो कृपाल पाल रहा, इसकी 2 बीवियां थी। ये कितने वर्ष तक इसने शासन किया, तो क्या है 15 वर्ष तक इसने क्या किया था, शासन किया है। इसका जो पुत्र था, ठीक है, इसका पुत्र धीरज पाल क्या हुआ था, ये फिर क्या हुआ था गद्दी में बैठा। याद रखिएगा, ये गद्दी में बैठा। ठीक है, जब गद्दी में बैठा तो धीरज पाल के पश्चात उसका भी पुत्र था। ठीक है, इसका पुत्र फिर देखिए, फिर इसका पुत्र आया। कृपाल पाल की 2 रानियां थी, 15 वर्ष तक इसने शासन किया। और उसके बाद इसका पुत्र जो था, ठीक है, धीरज पाल पुत्र ये बैठा। फिर इसका पुत्र धीरज पाल का जो पुत्र था वो फिर गद्दी में बैठा। उसका नाम क्या था, मेदनी पाल इसका नाम था, मेदनी पाल इसका पुत्र का नाम था। फिर ये क्या हुआ, गद्दी में बैठा। ये मेदिनी पाल कब गद्दी में बैठा, कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो 1700
1726 से 1736, याद रखिएगा, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। जो मेदिनीपाल था उसका जो शासनकाल की अगर हम बात करें कब से कब तक का रहा, वो 1726 से 1736 तक का इसका क्या रहा, शासनकाल रहा। ये इस समय गद्दी में ये बैठा और ये इसने क्या करे, पूर्ण रूप से बसोली सलील की सत्ता इसके हाथ में क्या हुआ, हस्तांतरण हुई और इसने ये किया। और जो बेदनीपाल था इसी ने क्या करा था, चित्रकार को बहुत अधिक करके प्रोत्साहित किया। अभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि जो चित्रकारों को जो प्रोत्साहित किया वो कौन था, ये बेदनीपाल था, जिसने चित्रकारों को बहुत अधिक क्या करा, प्रेरित करा। और जो अगर बसोली शैली की अगर बात, बसोली शैली की अधिक तौर पर इसने पुष्टि करी और बसोली शैली को फर्श से अर्श से फर्श में ले जाने का कार्य इसने कहा। और इन्हीं के समय में अगर बात करूं, बेदनीपाल के समय में रंग महल हो गया, शीश महल इसके द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, इसके समय में रंग महल पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका शीश महल, इसी के समय में बने थे। किसके समय में बने थे, आपके बेदनीपाल के समय में आपके रंग महल और शीश महल ये इसने के समय में इसने द्वारा बनाए थे। ठीक है, और इसी के समय में अगर बात करूं, बेदनीपाल के समय में बात करूं, 1730 की बात करूं, 1730 में एक चित्र बना जिसे कहा जाता है गिरि गोवर्धन, ये कहा जाता है। ठीक है, अब 1730 में याद रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं, इधर पे नोट करिए, 1730 में एक चित्र बनाया गया। ठीक है, वो चित्र कौन सा था आपको पता होने, ये था गिरि, यार लिख लीजिए, गिरि गोवर्धन, ये क्या था आपका, ये चित्र था। इस चित्र को बनाया और ये जो चित्र था आपके बसोली शैली का उत्कृष्ट चित्रों में से एक चित्र माना जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चित्र बसोली शैली का ये रहा। और मेदिनीपाल जो था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो ये बेदनीपाल था, उसके बाद फिर इसका पुत्र की अगर बात करते हैं, इसका पुत्र गद्दी में बैठा, उस पुत्र का क्या नाम था, कभी क्वेश्चन बना, जीत, ये जीतपाल इसका पुत्र था। ठीक है, जीतपाल क्या था, इसका पुत्र था। ये पुत्र क्या हुआ, ये जीतपाल ये गद्दी में बैठा। और जीतपाल के समय में जो इसका पुत्र था जीतपाल, इसके समय में एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाया गया था। वो चित्र कौन सा था, रागमाला के यहाँ पर चित्र इसके समय में बने। देखिए, जो रागमाला है, माला के चित्र किसके समय में बने, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जीतपाल के समय में क्या बने थे, आपके जो रागमाला के चित्र इसके समय में बने थे। जो रागमाला के जो चित्रों की जो प्रति थी ना, इसके समय में जो बने थे चित्र, रागमाला की जो प्रति थी, वो जो थे विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में क्या है, इसके चित्र सुरक्षित है। रागमाला के जो चित्र, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रागमाला के जो चित्र है उनको कहाँ पर संरक्षित रखा गया है, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय है, तो वहां पर इनके चित्रों को क्या गया, संरक्षित करके रखा गया। अब आपको एक चीज और बता दूं, 1730 के मध्य में, 1730 में एक तिथि थी, उसमें एक युग की बात थी कि ये गीत गोविंद की कीर्ति की अगर मैं कहूँ, ये गीत गोविंद की कीर्ति यहाँ पर बनी और ये कीर्तियां 2 जगहों पर ये रखी गई। ठीक है, 1731 की बात करो, 1730 में, ठीक है, किसकी, गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद की प्रति यहाँ पर क्या किया, चित्रण इनको किया गया था। और जो ये चित्रण किया गया था दोस्तों, इसको 2 जगह, यहाँ पर अगर कहूँ 2 जगहों पर इनको क्या गया था, रखा गया था। अब कहाँ रखा गया था, याद रखो, पहला जो रखा गया था आपका लाहौर का संग्रहालय है। ठीक है, पहला लाहौर के संग्रहालय में रखा गया। दूसरी जो प्रति रखी गीत गोविंद की, वो आपके नई दिल्ली की राष्ट्रीय संग्रहालय है
उस राष्ट्रीय संग्रहालय में आपको ये देखने को मिल जाएगा। गीत गोविंद की जो सचित्र जो प्रति है उसको रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, ये रखा गया। और आपको बता दूं, इसके बाद जो अजीत पाल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके बाद ये चीजें की गई। और अजीत घोष ने, देखिए, एक हमारे जो विद्वान रहे हैं या कहें साहित्यकार रहे हैं, तो या कहें विद्वान जो रहे अजीत घोष, ठीक है, अजीत घोष की बात करूं, अजीत घोष ने क्या कहा है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अजीत घोष ने जो कहा कि बसोली कला का सर्वश्रेष्ठ जो काल जो संभवतः जो रहा वह आपकी 17वीं शताब्दी की क्या रही, आपका महत्वपूर्ण ये काल रहा। इनके द्वारा कहा गया था कि जो 17वीं जो शताब्दी है वो आपका बसोली शैली का क्या रहा, स्वर्णिम काल के रूप में ये रहा, या कहें उत्कृष्ट काल रूप के समय में ये कहें तो ये रहा। तो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ ये काल इस समय रहा। इस समय क्या था, तो तब क्या हुआ था, इस समय बहुत सुंदर चित्रों का किया गया था। कहीं ना कहीं कल्पित चित्र यहाँ पर बनाए गए। बंगाल में अमर कवि जो रहे जयदेव लिखित जो गीत जयदेव द्वारा जो लिखा गया है, जो गीत गोविंद को दृष्टांत तौर पे यहाँ पर किया गया था, रचा गया, उसको उभारा गया कहीं ना कहीं। और उनके द्वारा जो बहुत सुंदर तरीके से जो उसमें रेखांकित किया गया है, जो रंगों को बनाया गया और उसमें जिस प्रकार से रंगों को सजाया गया है, या कहें रंगों को जिस प्रकार से टोन दिया गया है, ठीक है, और या कहें उसमें जो छाया प्रकाश की अगर बात करें, प्रकाश के लिए किस प्रकार से समान रूप से इसमें जो चित्रों को अद्भुत रूप दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये समय जो 17वीं शताब्दी थी कहीं ना कहीं उत्कृष्ट ये रही। तो सर्वश्रेष्ठ समय ये रहा बसोली शैली का। और यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें, इस शैली में जब ये बनी तो इसमें एक महिला चित्रकार रही, मानुक ने एक चित्र बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, एक महिला चित्रकार रही मानुक ने उसका चित्रांकन किया था। और जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में जीत पाल के समय का जो तमाम चीजें जो बनाई गई थी, वहां पर उस समय के जो चित्र थे, ये तमाम चीजें जो आर्ट जो भी रही, जो अच्छी अच्छी चित्र रहे, तो उस समय वहां रखी गई थी। और कस्तूरी भाई, लाला भाई हो गए आपको के जो संग्रहालय में क्या है, कहीं ना कहीं आपके कस्तूरी भाई हो गया, लाला भाई हो गया के संग्रहालय में कहीं ना कहीं रस मंजरी का भी चित्रण का आपको देखने को मिलता है। और आपको एक चीज और बता दूं, इसी प्रकार से क्या था, NC मेहता के जो संग्रहालय में माखन चोर नामक क्या था, एक कृति भी भील काल की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अब इसको अगर हम बात करें बसोली शैली की अगर बात करें, तो यहाँ पर 2 चित्रकार रहे हैं, और देवी दास और मानुक। देखिए, इसके समय में 2 चित्रकार रहे हैं बसोली शैली के। एक मानुक रहे पहला, दूसरे देवी दास। ये 2 चित्रकार क्या रहे, चित्रकार आपके बसोली शैली के ये प्रसिद्ध चित्रकार 2 रहे, आपको याद रखना चाहिए। ये इनके द्वारा बहुत ढेर सारे चित्रांकन किए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत शानदार ये चित्र इनके द्वारा बनाए गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, तो ये जो आज हमने जो हमारा जो टॉपिक रहा है बसोली शैली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बसोली शैली की हमने विषय वस्तु के बारे में बात की, तो बसोली शैली में जो चित्र बनाए गए हैं, धार्मिक पौराणिक विषयों पर बहुत ही ज्यादा अंकन इसमें हुआ है। जैसे भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, गीत गोविंद हो गया, केशवदास और बिहारी की कविताओं का चित्रों का यहाँ पर बनाया गया, श्रृंगार पर आधारित बनाया गया, रस मंजरी पर आधारित, और नायिका भेद का चित्रांकन, रागमाला के चित्र हमने जब चर्चा करी थी वो थी। अब देखिए, बसोली शैली की विशेषताओं से संबंधित हमने कल आपको पूर्व में बताया गया किस प्रकार से ओजपूर्ण चित्र बनाए गए हैं। बसोली शैली के चित्रों में सरल और तथा ओजपूर्ण चित्र भावुक स्थान पर बनाए गए हैं। उनमें जो मुद्राएं, रेखाओं का जो शारीरिक संरचना थी वो शानदार बनाई गई। रंग योजना रही बसोली शैली के विशिष्ट रंग योजना, जैसे पीले, नीले, लाल रंगों का बहुत अधिक मात्रा में इसमें प्रयोग किया गया है। पीले रंग को बसंत के रूप में रखा गया है, और नीले रंग को कृष्ण के प्रेम से संबंधित, लाल रंग
अनुराग के प्रतीक के रूप में रखा गया है। और जो चटक रंग है, चटक रंग कहीं ना कहीं आकर्षण के रूप में। मानव आकृतियों को किस प्रकार से बनाया गया, मानव आकृतियों में ढलवा माथा, माथे में सीधा नुकीली नाकें, और ये तमाम चीजें बनाई। स्थापत्य की गायों काम करना, तुम अलग अलग चीजें इसमें बनाएंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो प्लीज इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से क्लासेज लेना चाहते हैं, तो प्रतिदिन 9 बजे से क्लासेज चलती हैं। आप मुझे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9496576347 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन करनी है उसकी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।